दोस्तों। कोविड 19 के चलते अभी हम सब ने अपने बिजनेस को काफ़ी एनालिसिस किया है। हमने बहुत सारी जो हमारी कॉस्ट लगती है उसका एक एनालिसिस किया। साथ ही साथ हमने अपने बिजनेस में क्या कैसे आगे हमको बढ़ना चाहिए, किस तरह से हमको स्ट्रक्चर करना चाहिए, ऐसा भी कुछ एनालिसिस किया। तो इन्हीं स्ट्रक्चर में एक बात आती है कि हमको अपना बिजनेस एज ए प्रोप्राइटर चलाना चाहिए या पार्टनरशिप चलाना चाहिए या एलएलपी में हमको बिजनेस करना चाहिए या फिर उसके लिए एक कंपनी फॉर्म करनी चाहिए। ये भी एक इशू निकल के आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बिज़नेस की नीड क्या है, उसके हिसाब से हमको कंपनी बनानी चाहिए या उसको फर्म में बिज़नेस करना चाहिए या प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस करना चाहिए। कौन-कौन लोग हमारे साथ चलने वाले हैं, क्या हमको अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ भागीदारी देनी है, उनको इंसेंटिवाइज़ कैसे करना है, ये सब देख के हमको अपने बिज़नेस की स्ट्रक्चरिंग करनी होती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसके विषय में अपन आज बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के ये जो स्ट्रक्चर हैं, उनमें हमारी इनकम टैक्स की क्या लायबिलिटी आती है। तो उसको हम इस आज के प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब इंडिविजुअल में हम या प्रोप्राइटरशिप में हम बिजनेस करते हैं तो वो उसका जो टैक्स है वो एज ए इंडिविजुअल हमको पेबल होता है। तो इंडिविजुअल के केस में टैक्स रेट्स जो हमारी है वो अगर हमारी इनकम 50 लाख से तक की है, 50 लाख तक की इनकम पे उस पर कोई सरचार्ज नहीं है, तो उस पर एवरेज हमारी इफेक्टिव जो टैक्स रेट आती है वो 25.74% आती है, जिसमें सेस भी मिला हुआ है। ये टैक्स रेट हमने जो निकाली है वो सेक्शन 115 BAC जो अभी गवर्नमेंट ने नया इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ 15 लाख तक स्लैब का सिस्टम है और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स की रेट आती है। तो उससे इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 25.74% हमारा आता है। और जहाँ हम बात करें 50 लाख से ऊपर अगर हमारी इनकम हो जाती है तो वहाँ सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। ऐसे जब सरचार्ज 10% का सरचार्ज हमारे टैक्स पे लगता है तो हमारी इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 31.32% आ जाती है। और उसके बाद में अगर 1 करोड़ को हमारी इनकम क्रॉस कर जाती है तो फिर इफेक्टिव टैक्स रेट इसी तरह से 34.35% आती है, क्योंकि उसमें टैक्स में सरचार्ज 15% जुड़ जाएगा। और इसके बाद वाला जो स्लैब है, मतलब इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर हमारी निकलती है तो 25% सरचार्ज लगेगा टैक्स पे। तो उस केस में हमारी जो टैक्स की इफेक्टिव रेट आएगी वो 38% आएगी। और 5 करोड़ से ऊपर तो ये 42% पर पहुंच जाएगी, क्योंकि वहाँ सरचार्ज की रेट 37% हो जाती है। तो ये एक इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर है। यहाँ एक गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में एक मार्जिनल रिलीफ का भी प्रोविजन दिया हुआ है, क्योंकि कहीं अगर आप इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जहाँ 4 करोड़ 99 लाख रुपए की इनकम है और 5 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर हो गई तो उसकी इफेक्टिव टैक्स रेट 42% हो गई, जबकि 4 करोड़ 99 लाख पर 38 लाख है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि 4 करोड़ 99 लाख वाला कमाने वाला जो आदमी है उसके हाथ में टैक्स के बाद में इनकम ज़्यादा आ रही है और 5 करोड़ से ऊपर वाले 5 करोड़ 1 हजार या 5 करोड़ 2 हजार वाले के हाथ में इनकम कम आ रही है, ऐसा नहीं हो। इसके लिए एक मार्जिनल रिलीफ का प्रोविज़न है कि ये उनका जो सरचार्ज है वो थोड़ा बहुत उसको नुकसान नहीं होए बनस्पत उनके कि जिनको कम इनकम है, तो उनको एक मार्जिनल रिलीफ का प्रोविज़न भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि फर्म में हमारी टैक्स रेट क्या आती है। तो फर्म में सरचार्ज का जो बाइफरकेशन है वो 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज 12% लगता है और 1 करोड़ से नीचे सरचार्ज नहीं है, मतलब 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं है। तो और एवरेज जो टैक्स की रेट आती है वहाँ 30% फ्लैट रेट है। तो इफेक्टिव टैक्स रेट अप टू ₹1 करोड़ 31.20% आएगी सेस को मिला के। और 1 करोड़ से ऊपर जब हमारी इनकम फर्म में निकल जाएगी तो 12% सरचार्ज जोड़ के
34.94% इफेक्टिव टैक्स रेट आती है। यहाँ एक बात ये भी समझने की है कि हम रेमुनरेशन वगैरह जो इनकम टैक्स के सेक्शन 40B में अलाउबल है, रेमुनरेशन दे के फर्म की इनकम को कुछ कम कर लेते हैं और पार्टनर्स की इनकम में वो जुड़ जाती है। पर बहरहाल यहाँ पे हम यही देखते हैं कि यहाँ टैक्स की रेट फर्म में कितनी पड़ती है। तो अगर हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो हमको पार्टनर्स में जो रेमुनरेशन डालना है उसका भी एक प्लानिंग करके हम देख सकते हैं कि यहाँ 30% भले ही टैक्स रेट आ रही है, क्योंकि इंडिविजुअल को पार्टनर्स को रेमुनरेशन चला जाएगा तो पार्टनरशिप और इंडिविजुअल की टैक्स रेट में कितना फ़र्क आता है वो सब कैलकुलेशन हमको प्रोस्पेक्टिव रेमुनरेशन को ध्यान में रख के ही करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कंपनी में, दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि एलएलपी में जो टैक्स का रेट है वो जैसे फर्म में टैक्स का रेट आता है वैसे ही आता है। इनकम टैक्स एलएलपी और फर्म को इस कारण मतलब टैक्स की रेट के लिए वो दोनों को एक ही तरीके से दिखता है। अब हम देखते हैं कि जो कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनीज मतलब प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो इंडिया में जिनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, डोमेस्टिक कंपनीज जो है उन पे जो टैक्स की रेट है, अब वो जो गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन 115B AA जो एक्ट में लाए हैं ये, उसके चलते जो टैक्स की रेट है 22% है और उस पर सरचार्ज फ्लैट 10% है और सेस 4% को मिला के इफेक्टिव जो टैक्स रेट है वो 25.17% आती है। तो ये सब के चलते जब हम देखें, अगर सब इन सबको अगर कंपेयर करें कि फर्म में कितना है और इंडिविजुअल में कितना है और कंपनी में कितना है, कितनी इनकम पे किस पे क्या हमको टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो एक चार्ट का एनालिसिस हम देख सकते हैं। एक चार्ट में ये एनालिसिस देख सकते हैं। 50 लाख तक की अगर इनकम होती है तो इंडिविजुअल में 12,87,000 टैक्स आ रहा है और कंपनी में थोड़ा सा उससे कम 12,58,000 और फर्म में टैक्स रेट ज़्यादा है 15,60,000। और 1 करोड़ तक की अगर इनकम होती है तो जहां इंडिविजुअल और फर्म में लगभग 31 लाख का टैक्स आता है, 31,31,000 और 31,20,000, वहीं कंपनी में वो बहुत कम हो जाता है, मतलब 5 लाख रुपए का कम से कम फर्क पड़ जाता है। 25,16,800 रुपए की टैक्स लायबिलिटी आई है। और जैसे जैसे हम हायर ब्रैकेट में जाते जाते हैं, इंडिविजुअल में टैक्स का इंसिडेंस हमारा बढ़ता जा रहा है। 10 करोड़ की इनकम पे तो ये 4 करोड़ 23 लाख रुपए का टैक्स आ गया, जैसा कि हमने देखा था कि 42% तक रेट चली जाती है। और कंपनी के केस में 2,51,68,000 ही टैक्स आया है। तो ये देख के एक ये जरूरत बिल्कुल हमको समझ में आती है कि जितना हमारा टैक्स लायबिलिटी आ रही है उस हिसाब से हमको अपने बिजनेस एंटरप्राइज को स्ट्रक्चर करने के लिए एक माइंड एप्लीकेशन की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि अभी हम इंडिविजुअल या फर्म में काम कर रहे हैं तो ये क्या कंपनी में क्योंकि टैक्स रेट कम आ रही है तो क्या हमको टैक्स इस तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगर हम बढ़ते हैं इस तरफ, कंपनी में पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना अगर हम चाहें, तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी को गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है। मतलब इसको कैपिटल गेन नहीं माना जाता। हम अगर असेट्स अपनी पार्टनरशिप फर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर करते हैं या फिर एलएलपी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो कन्वर्ट हो जाती है एक प्रावधान के थ्रू, तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी हमको नहीं आती है। कुछ कंडीशंस है उसमें कि सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो पहले बिजनेस की होती है, फर्म की है, वो सभी प्राइवेट कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटी बननी चाहिए। जो पार्टनर्स पहले हैं इसके कन्वर्जन से पहले, वो सारे पार्टनर्स शेयर होल्डर बनने चाहिए और पार्टनर्स को शेयर के अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। मतलब जब ये कन्वर्जन होता है तो उनकी जो कैपिटल खाते में बाकी है उसमें उनको खाली शेयर के रूप में पैसा मिलना चाहिए और कोई कंसिडरेशन उनको नहीं मिलना चाहिए। और चौथी कंडीशन है कि जितने शेयर होल्डर उस कंपनी में जा रहे हैं वो 5 साल तक 50% से ज़्यादा स्टेक
अब इसके बाद जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हमने सारी कंडीशंस देखी कि शेयर होल्डर 50% को हमको 5 साल तक 50% तक उनको रखना ही पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी प्राइवेट कंपनी में बदल सकती है। तो जी हाँ, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को भी प्राइवेट कंपनी में बदलने का इनकम टैक्स में प्रावधान है, जिसमें भी कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। इसमें भी करीब-करीब वैसी ही कंडीशन है कि सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की है, वो पार्टनरशिप में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट होनी चाहिए और जो प्रोप्राइटर है, उसको शेयर के अलावा और कोई कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए। और शेयर होल्डिंग जो है प्रोप्राइटर की, वो अगले 5 साल तक कम से कम 50% या उससे ऊपर रहनी चाहिए। वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर वो शेयर बाद में 5 साल के अंदर ट्रांसफर कर देता है 50% से ज़्यादा, मतलब कंपनी में कोई और शेयर होल्डर आ जाते हैं 50% से ज़्यादा, तो उस केस में जो कैपिटल गेन पहले माफ़ हुआ था, जो असेट्स पे कैपिटल गेन पहले माफ़ हुआ था, उस पे कैपिटल गेन लग जाएगा। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें जब हम ऐसा अगर अपने चलते बिज़नेस को कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो हमको ध्यान में रख के ही इसकी सारी संरचना या स्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। तो वो पॉइंट्स हैं कि पैन और जीएसटी, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप का पैन अलग होता है, वो इंडिविजुअल का पैन होता है। फिर अगर हम उसको कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो पैन दूसरा हो जाएगा, जीएसटी नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। तो इससे हमको कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, कहीं हमारे रजिस्ट्रेशंस होते हैं, काफ़ी सारी कंपनी में हमारी कंसर्न्स रजिस्टर्ड होती है माल सप्लाई करने के लिए, तो वो एक एक्टिविटी के थ्रू हमको, प्रोसेस के थ्रू सारे बदलाव उसमें करने पड़ते हैं। और जहाँ कहीं बैंक लोन है तो वहाँ बैंक का पूरा प्रोसेस हमको वापस करना पड़ता है। जहाँ मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट कंसर्न है, तो उसके एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, उनका पेमेंट किस तरह से हमको कंपनी में रियलाइज़ होएगा, ये सब की हमको एक स्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस सेट करना पड़ता है। ऐसे ही एक बहुत ज़रूरी, क्योंकि सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ हमारी जो होती है वो ट्रांसफ़र होनी होती है, तो एक ये समझने की बात है कि जैसे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में हम ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की कुछ इंडिविजुअल की असेट्स लायबिलिटीज़ अलग होती है और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की असेट्स और लायबिलिटीज़ अलग होती है। तो वो दोनों को अलग-अलग करके हम किस तरह बिज़नेस की बैलेंस शीट को बनाएँ। तो ये सारी बातें एक्सपर्ट्स के साथ में हमको करनी चाहिए और बहुत अच्छे से समझ के हमको इस विषय पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ हमको बहुत सारी सेविंग है, पर हम कोई दूसरे प्रोसेस की दिक्कत में नहीं फँस जाएँ, तो इसमें एक्सपर्ट्स की सलाह लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर ये मैं तो यही कहूँगा कि हमको अपने अच्छी तरीके से अपने बिज़नेस में आगे बढ़ें, आप ग्रोथ करें, देश के निर्माण में आप एक सहायता देवें। इसी शुभकामनाओं के साथ, और कोई अगर आपको मेरी बात में कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।